चलिए, समय में बहुत पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर में जब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये छोटे छोटे राज्यों और महाजनपदों में बटा हुआ था और हर कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं में उलझा था। उस वक्त ये सोचना भी नामुमकिन था कि ये पूरी धरती कभी एक शासन, एक झंडे के नीचे आ सकती है। इतिहास ने तो कई सम्राट देखे हैं, पर ये कहानी है उस पहले सम्राट की जिसने एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। ये कहानी है अखंड भारत के पहले निर्माता की। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन था वो जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी और इस धरती को उसका पहला एक विशाल साम्राज्य दिया। वो नाम जो आज भी भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा है, वो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल चेंज नहीं है। ये अपने आप में एक क्रांति का प्रतीक है। जरा देखिए कैसे वो अनगिनत राज्य जो आपस में ही लड़ते रहते थे, एक विशाल और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य में समा गए। ये इस बात का सबूत है, उस असाधारण सफर का जिसने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता का स्वाद चखाया। तो हर महान कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी। एक साम्राज्य की ये विशाल ज्वाला एक बहुत छोटी सी चिंगारी से भड़की थी। तो चलिए उस दौर में वापस चलते हैं जहां एक मामूली सी शुरुआत और एक ऐतिहासिक गठबंधन ने सब कुछ बदल के रख दिया। चंद्रगुप्त का शुरुआती जीवन कैसा था, वो कहाँ से आए थे, ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली जैसा है। देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो उन्हें पितलीवन के मौर्य नाम की एक क्षत्रिय वंश का बताते हैं। ये वंश शाक्य कुल की ही एक ब्रांच थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ और विशाखा दत्त का मशहूर नाटक मुद्रा राक्षस ये इशारा करते हैं कि उनका जन्म एक साधारण कुल में हुआ था। अब उनका वंश कोई भी रहा हो, एक बात तो तय है, उनका बचपन और जवानी संघर्षों से भरी हुई थी। उस समय भारत की राजनीतिक शतरंज पर दो बड़े खिलाड़ी थे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ था मगध का राजा धनानंद, विलासी, क्रूर और घमंड में चूर। उसके जुल्मों से, उसके लगाए भारी भरकम टैक्स से पूरी प्रजा तंग आ चुकी थी। और फिर दूसरी तरफ थे ज्ञान की नगरी तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य, एक असाधारण विद्वान, एक दूरदर्शी रणनीतिकार जिनकी आंखों में एक नए अखंड भारत का सपना बसता था। कहते हैं जब आचार्य चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचे तो उस घमंडी राजा ने उन्हें बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया और बस उसी पल चाणक्य ने अपनी शिखा यानी चोटी खोलकर कसम खाई कि जब तक वो नंदवंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। अब इस भयानक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसे शिष्य की जरूरत थी जो उनके संकल्प का हथियार बन सके, और उनकी ये तलाश खत्म हुई युवा चंद्रगुप्त पर। और बस यहीं से शुरू हुई एक पूरे उपमहाद्वीप को जीतने की कहानी। तक्षशिला की उस महान यूनिवर्सिटी में आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने सिर्फ सीखा नहीं, बल्कि वो पूरी तरह बदल गए। राजनीति का हर सबक, तलवार का हर एक वार, एक साम्राज्य बनाने की तरफ एक और कदम था। हाँ, उनकी शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन उससे उन्हें एक बहुत कीमती सबक मिला। तब चाणक्य ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। ये जो 2 स्टेप की पॉलिसी हम देख रहे हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। स्टेप 1, सीधे मगध के दिल पर हमला करने की गलती मत करो। पहले साम्राज्य की सीमाओं को जीतो, जो बाहरी ताकतें हैं उन्हें हराओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ। स्टेप 2, जब बॉर्डर सुरक्षित हो जाए और सेना संगठित हो जाए, तब केंद्र पर यानी पाटलिपुत्र पर आखिरी और निर्णायक हमला करो। सच कहूं तो ये स्ट्रैटेजी एक गेम चेंजर साबित हुई। और इस कमाल की स्ट्रैटेजी का नतीजा हैरान करने वाला था। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम भारत को सिकंदर के ग्रीक गवर्नरों की गुलामी से आज़ाद कराया। फिर लगभग 321 ईसा पूर्व में उन्होंने अपनी सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी और धनानंद के जालिम राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया। और आखिर में 305 ईसा पूर्व में उनका सामना हुआ सिकंदर के सबसे ताकतवर जनरलों में से एक सेल्यूकस निकेटर से, और उसे भी हराकर उन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी हुकूमत की मुहर लगा दी। अब एक सवाल मन में जरूर आता है और इतिहास में ये अक्सर पूछा भी जाता है, क्या कोई ऐसा राजा था जिसने कभी चंद्रगुप्त मौर्य को हराया हो? क्या कोई था जो उनके इस विजय रथ को रोक पाया?
तो इसका सीधा और साफ जवाब ये है कि इतिहास में आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये कहता हो कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी जंग में हारे थे। वो अपनी पूरी जिंदगी एक अजेय, एक अनडिफीटेड योद्धा बने रहे। सेल्यूकस निकेटर जैसा ताकतवर ग्रीक शासक, उसे भी उनके पराक्रम के आगे झुकना पड़ा और एक संधि करनी पड़ी। और ये संधि उनकी जीत का पैमाना बताती है। संधि की शर्तों के मुताबिक सेल्यूकस को आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका मौर्य साम्राज्य को देना पड़ा, और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी तोहफे में दिए। जरा सोचिए, 500 हाथी! ये उस जमाने में ताकत और डिप्लोमेसी का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। देखिए, तलवार से साम्राज्य जीते तो जा सकते हैं, पर उन्हें चलाया सिर्फ अच्छे शासन से ही जा सकता है। तो अब हम चंद्रगुप्त की कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां वो एक विजेता से अखंड भारत के निर्माता बने। उन्होंने एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी जो आने वाली सदियों तक एक मिसाल बनी रही। सेल्यूकस का एक राजदूत था, मेगास्थनीज। वो कई साल तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने अपनी किताब इंडिका में मौर्य सेना के बारे में लिखा है, और ये आंकड़े जरा देखिए, होश उड़ाने वाले हैं। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 युद्ध हाथी। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे डिसिप्लिन सेनाओं में से एक थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज नहीं थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर एक बहुत ही मजबूत और कुशल शासन व्यवस्था बनाई गई थी। एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम था, और एक बहुत बड़ा जासूसों का नेटवर्क था जो साम्राज्य के चप्पे चप्पे पर नजर रखता था। और एक और दिलचस्प बात, सम्राट की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए हथियारों से लैस महिला गार्ड्स की एक स्पेशल टीम होती थी। और इस विशाल साम्राज्य का दिल थी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज के मुताबिक ये उस वक्त दुनिया के सबसे आलीशान और सुनियोजित शहरों में से एक था। यहाँ के जो विशाल लकड़ी के महल थे वो अपनी कारीगरी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। ये महल मौर्य साम्राज्य की शान, शक्ति और समृद्धि के खामोश गवाह थे। तकरीबन 24 साल तक कामयाबी से राज करने के बाद जब चंद्रगुप्त अपनी ताकत के चरम पर थे, तब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक सम्राट की आखिरी यात्रा थी, शाही ताकत से रूहानी सुकून की तरफ। जरा उस सम्राट की कल्पना कीजिए जिसके सिर्फ एक इशारे पर लाखों की सेनाएं चल पड़ती थीं, जिसके पास एक विशाल साम्राज्य था, बेहिसाब दौलत थी और अटूट सम्मान था। वो सिंहासन पर बैठा था जिसे उसने अपनी तलवार, अपनी बुद्धि और अपनी जिद से हासिल किया था। और फिर एक दिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। अपने बेटे बिंदुसार को राजगद्दी सौंपकर वो एक आम जैन भिक्षु बन गए। ये तस्वीर उस गहरे विरोधाभास को दिखाती है, एक चक्रवर्ती सम्राट से एक दिगंबर संत बनने का सफर। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, और वहीं पर उन्होंने जैन धर्म की सबसे कठिन साधनाओं में से एक सल्लेखना का पालन किया। ये आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अपनी मर्जी से खाना पानी छोड़कर देह त्याग करने की एक पवित्र प्रथा है। उन्हें किसी ने मारा नहीं था, उन्होंने खुद परम शांति के साथ अपनी देह का त्याग किया। चंद्रगुप्त का शरीर तो चला गया, पर उनकी विरासत, उनकी लेगेसी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो चलिए अब उस अमिट छाप पर एक नजर डालते हैं जो वो पीछे छोड़ गए, और देखते हैं कि कैसे एक इंसान के विजन ने एक पूरे देश की किस्मत लिख दी। ये जो चार्ट है, ये मौर्य साम्राज्य की कहानी को बड़े अच्छे से समझाता है। चंद्रगुप्त ने एक बेहद मजबूत नींव रखी, उनके बेटे बिंदुसार ने उस नींव को और भी पक्का किया, और फिर उनके पोते अशोक महान ने उस नींव पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। अशोक जो कुछ भी महान कर पाए वो उसी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री बेस पर संभव हुआ जिसे चंद्रगुप्त ने दशकों पहले तैयार किया था। तो सवाल ये है कि आज हम इसे क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल था वो साम्राज्य के साथ खत्म नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी और शासन पर उनके जो विचार थे उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। और सच तो ये है कि उनकी झलक आज के आधुनिक भारत के सिस्टम में भी कहीं ना कहीं मिल जाती है। ये वो विरासत है जो आज भी जिंदा है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं, क्या वाकई एक इंसान का विजन, एक इंसान का सपना एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत बदल सकता है?
चंद्रगुप्त मौर्य की असाधारण जिंदगी शायद इस सवाल का सबसे दमदार और जीता जागता जवाब है।